इंडिका या डीप नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये एक ऐसी किताब है जो हमें भारत की भूवैज्ञानिक और जैविक इतिहास की गहराइयों में ले जाती है। यह किताब सिर्फ इतिहास की नहीं है, बल्कि भारत के प्राचीन भूगोल, प्रकृति और प्राणियों की कहानी है। यह वह कहानी है जो हजारों या लाखों सालों तक सीमित नहीं है, बल्कि अरबों सालों तक विस्तृत है। इस किताब के माध्यम से हम समझते हैं कि भारत का भूगोल, यहाँ के पेड़ पौधे, जानवर और खुद यहाँ की धरती कैसे बदलती गई। इस किताब के लेखक प्रणय लाल एक बायोकेमिस्ट हैं जिन्होंने अपना जीवन विज्ञान और प्रकृति की हिस्ट्री को समझने में बिताया है। उनका लिखने का स्टाइल बहुत एंगेजिंग है, जिसमें यह टेक्निकल बातों को भी आसान और रोचक तरीके से समझाते हैं। एक बायोकेमिस्ट होने के नाते उनका ध्यान भारत के जियोलॉजिक इतिहास के प्रति है और इस वजह से वह हमें एक अलग दृष्टि से भारत की कहानी बताते हैं, वह दृष्टि जो हम आज तक नहीं देख पाए। इंडिका को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अक्सर अपने आसपास की प्रकृति को सिर्फ उस रूप में देखते हैं जो अब हमारे सामने है, लेकिन भारत की धरती, यहाँ का माहौल, यहाँ की बायोलॉजी, डाइवर्सिटी, यहाँ सब कुछ अरबों सालों तक कैसे इवॉल्व हुआ, यह जानना हमें अपना आसपास की दुनिया को नया नज़रिया देगा। इस किताब की अच्छी बात यह है कि यह इतिहास को एक नए तरीके से दिखाती है। ज़्यादातर इतिहास की किताबें राजा, सुल्तानों और कबीलों पर केंद्रित होती हैं, लेकिन इंडिका उन्हें छोड़कर उन दृश्यों को सामने लाती है जो भारत के प्राकृतिक और भूगोल से जुड़े हैं। यहाँ की प्राचीन चट्टानों से लेकर यहाँ की वाइल्ड लाइफ तक सभी कुछ एक अलग दृष्टिकोण से समझाया गया है। भारत का जो रूप आज हम देखते हैं वह हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से करोड़ों साल पहले भारत एक अलग महाद्वीप था, गोंडवाना लैंड। इस प्राचीन महाद्वीप में आज के ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका भी शामिल थे। भारत इस महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में था। करीबन 180 मिलियन साल पहले भारत इस प्राचीन भाग से अलग होना शुरू हुआ और धीरे धीरे दक्षिण से उत्तर की ओर सफ़र करता गया। यह सफ़र एक टेक्टोनिक प्रोसेस के कारण हुआ, जो प्रकृति के अंदर होने वाले बड़े और धीरे गति से होने वाले भौगोलिक परिवर्तन का हिस्सा था। टेक्टोनिक प्लेट्स, जो कि पृथ्वी के अंदर की भौगोलिक स्तंभ है, वह हमेशा हिलते डलते रहते हैं। भारत की टेक्टोनिक प्लेट धीरे धीरे एशिया की प्लेट से टकराने लगी और यह टकराव करीबन 50 मिलियन साल पहले अपने चरणों पर पहुंचा। इस टकराव के नतीजे में हिमालय पर्वतों का जन्म हुआ। हिमालय दुनिया की सबसे नए और सबसे ऊंचे पर्वत हैं, जो अब भी पृथ्वी के टेक्टोनिक फोर्स के कारण लगातार बढ़ रहे हैं। यह समझने के लिए कि कैसे भारत की प्लेट टकराई, हम एक सरल उदाहरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जब दो गाड़ियाँ धीमी गति से एक दूसरे की तरफ चलती हैं और टकराती हैं, तो टकराव के बाद दोनों गाड़ियों की बॉडी धंस जाती है। इसी तरह भारत और एशिया की प्लेट्स की टकराव से हिमालय पर्वत ऊपर उठते गए। हिमालय कि यह उठान सिर्फ एक भौगोलिक घटना नहीं थी,
बल्कि इस टकराव ने भारत के पूरे महाद्वीप के माहौल को भी बदल दिया। भारत के एशिया से जुड़ने के बाद यहाँ का क्लाइमेट ड्रामे तरीके से बदलने लगा। हिमालय ने भारत को ठंडी हवाओं से बचाना शुरू किया, जिससे यहाँ गर्मियाँ और सर्दियाँ स्पष्ट तरीके से अलग होने लगीं। इस भौगोलिक परिवर्तन के कारण भारत में मानसून का विकास हुआ, जो पृथ्वी के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इस पूरी प्रक्रिया को समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ की विभिन्न जीव जंतु और पौधे इसी बदलते हुए क्लाइमेट के कारण इवॉल्व हुए। भारत के मध्य और दक्षिण में जो समतल मैदान है, वह हिमालय से नीचे आई मिट्टी के कारण विकसित हुए और इसी के कारण यहाँ की जमीन खेती के लिए उपयुक्त हुई। भारत की प्लेट अब भी एशिया से टकरा रही है और इस टकराव के कारण हिमालय लगातार बढ़ रहे हैं। यह हर साल हिमालय कुछ किलोमीटर और ऊंचे हो जाते हैं और कभी कभी इस टकराव के कारण यहाँ भूकंप भी आते हैं। यह टकराव भारत के प्राकृतिक इतिहास की एक जीवित मिसाल है, जो हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी के अंदर का व्यवहार कितना गहन और राजम है। भारत का यह टेक्टोनिक सफ़र एक अद्भुत कहानी है। यह एक जियोलॉजिकल कहानी है जो हमें सिर्फ पृथ्वी के भूगोल के बारे में नहीं, बल्कि इसके संबंध में होने वाले परिवर्तनों और प्रकृति के कई रूपों के बारे में भी सिखाती है। भारत के भूमंडल पर सबसे पहले जिंदगी का अस्तित्व करीबन साढ़े सात बिलियन साल पहले दिखाई देना शुरू हुआ था। यह समय था जब पृथ्वी पर गर्मी प्रकृति स्थितियां थीं और जीवन अपने सबसे आदि रूप में था। यह प्राचीन जीवन का रूप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में था, जो समुद्रों के गर्म और जियोथर्मल एक्टिव इलाकों में बसते थे। साइनोबैक्टीरिया जैसे जीवों ने पहली बार फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस विकसित किया, जिसके कारण धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले फॉसिल्स हमें यहाँ के प्राचीन जीवन के बारे में कई रोचक जानकारी देते हैं, जो प्राचीन समय के पौधों, जानवरों और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बचे हुए मिलते हैं। वह इस बात का प्रमाण देते हैं कि कैसे भारत के विभिन्न हिस्से विचित्र और समृद्ध जीवन जंतुओं के घर थे। गुजरात के कच्छ और कटियार क्षेत्रों में कई रोचक फॉसिल्स मिले हैं, जो करोड़ों साल पहले के डायनासोर्स और समुद्री जीवों के बारे में जानकारी देते हैं। तनिक जैसी फिश प्रजाति का फॉसिल यहाँ मिलता है, जो एक ऐसे जीव का रूप था जो समुद्री जीवन और स्थलीय जीवन के बीच एक ब्रिज के रूप में था। यह फॉसिल्स यह बताते हैं कि भारत के प्री हिस्टोरिक क्षेत्रों में पाई जाने और स्थल दोनों पर जीवन का विकास हो रहा था और बात सिर्फ डायनासोर तक सीमित नहीं थे। भारत के प्राचीन समय में कई प्रजातियां के पौधे भी दिखाई दिए, जो आज भी अपने विशेष रूप में स्थिर हैं। फॉसिल्स में फर्न्स और कोनिफर्स जैसी वृक्ष प्रजातियों के निशान मिले हैं। जब भारत की टेक्टोनिक प्लेट अपनी स्थितियां बदल रही थीं, तब यहाँ की प्रकृति और जीवन भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था। जो प्राचीन जंगल और वेटलैंड्स यहाँ विकसित हुए, उन्होंने कई प्राकृतिक सिस्टम को जन्म दिया। भारत के प्राचीन जंगल यहाँ के घने फॉरेस्ट इकोसिस्टम कई प्रकार के जीवन को संभाल रहे थे। फर्न्स,
कोनीफर्स और कुछ प्राचीन फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ के जंगलों का एक मेजर हिस्सा थे। इन फॉरेस्ट के विकास के साथ ही यहाँ के पानी के सोर्सेस जैसे नदियाँ और तालाब भी विकसित हुए। भारत के पहले रिवर सिस्टम जो मानसून और ग्लेशियर पानियों के सहारे बनते जा रहे थे, वह यहाँ के जीवन को आधार दे रहे थे। आज भी भारत में कई ऐसे जैविक क्षेत्र हैं जो इस प्राचीन समय के इकोसिस्टम का आभास देते हैं। जंगलों में पाए जाने वाले कई एसेंट्स, वृक्ष प्रजातियाँ और नदी प्रणालियों का विकास हमें इस बात की याद दिलाता है कि किस तरह प्री हिस्टोरिक जीवन और इकोसिस्टम्स का एक अच्छा प्रणाली यहाँ पर विकसित हुई थी। भारत के प्राचीन जीवन केवल एक बायोलॉजिकल कहानी नहीं थी, बल्कि एक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम का विकास था, जिसमें पृथ्वी, पौधे और प्राचीन जीव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। डायनासोर के युग को देखते हुए भारत का भूमंडल उस समय के जीवन का एक अच्छा उदाहरण था। लगभग 250 मिलियन साल पहले जब डायनासोर का विकास अपने चरम पर था, भारत का भूगोल विचित्र था और यहाँ की जलवायु भी डायनासोर के जीवन के लिए अनुकूल थी। यह प्राचीन समय था जब भारत की टेक्टोनिक प्लेट अभी भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी और धीरे धीरे एशिया की तरफ अपना सफ़र तय कर रही थी। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलते हैं, जो यहाँ के प्राचीन समय में डायनासोर्स के विकास का एक प्रमाण है। सबसे प्रमुख फॉसिल क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के रीजन शामिल हैं। राजासोरस, जो कि भारत में पाया गया एक प्राचीन डायनासोर था, इसका फॉसिल गुजरात के नर्मदा वैली में मिला था। एक विशेष तरह का थेरोफाइड डायनासोर था जो अपनी राजसी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए उसका नाम राजासोरस पड़ा, जिसका अर्थ होता है किंग लिजर्ड। यह कैमरस प्राणी लगभग 255 मिलियन साल पहले यहाँ के जंगलों और घाटियों में घूमता था। इसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी कुछ और डायनासोर के फॉसिल्स पाए गए हैं, जो दिखाते हैं कि यहाँ हर्बीवर्स और कार्निवोरस दोनों प्रकार के डायनासोर बसते थे। भारत में कुछ प्रमुख डायनासोर्स प्रजातियों का पता चला है। राजासोरस के अलावा बारपासोरस एक और मशहूर डायनासोर था, जो लगभग 200 मिलियन साल पहले के जूरासिक युग का था। यह डायनासोर अपने विशाल, लंबी गर्दन और बड़ी शरीर के लिए जाना जाता था और यह भारत के प्री हिस्टोरिक जंगलों में बड़े को भोजन करता था। इंडोस्चस एक और थेरोफाइड प्रजाति भारत के क्रीटेशियस युग में पाया गया एक कार्निवोरस डायनासोर था। यह डायनासोर अपने शार्प तीत और शिकार करने की शक्ति के लिए जाना जाता था और उस समय के इकोसिस्टम में शिकार किए गतिविधियों को अंजाम देता था। इस प्रजाति के फॉसिल्स मध्य प्रदेश में मिले हैं। डायनासोर का युग का अंत 65 मिलियन साल पहले एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट के कारण हुआ, जब पृथ्वी पर एक विशाल एस्टेरॉयड गिरा था। यह इवेंट पृथ्वी के जलवायु में एक ड्रामे परिवर्तन लाया, जिसने कई प्रजातियों को समाप्त कर दिया। यह एस्टेरॉयड के गिरने के बाद मैसिव फायर्स, एश क्लाउड्स और टेम्परेचर के अचानक बदलाव ने पृथ्वी के जलवायु को इतना बदल दिया कि कई प्रजातियों के लिए जीवित रहना असंभव हो गया। भारत में भी यह इम्पैक्ट धीरे धीरे दिखाई दिया। प्राचीन जंगलों और नदी प्रणालियों का प्रभाव घटा और डायनासोर जैसे
विशाल प्राणी समाप्त हो गए। यह मास एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद भारत का इकोसिस्टम पूरी तरह से बदल गया। यह एक्सटिंक्शन इवेंट केवल डायनासोर को नहीं बल्कि पृथ्वी के विभिन्न जीव जंतुओं और प्रकृति को भी प्रभावित कर गया, जिसमें नए प्राणियों और पौधों का विकास शुरू हुआ। मास ईस्ट के बाद भारत का भूगोल और यहाँ का जीवन धीरे धीरे इवॉल्व होता गया। यही वह समय था जब नए प्राणियों का विकास हुआ जो आज हमारे जंगल, पानी के सोर्सेस और प्राकृतिक स्थलों में बसते हैं। जब डायनासोर्स का युग समाप्त हुआ तो पृथ्वी का इकोसिस्टम एक नए दौर में प्रवेश कर गया, जो मैमल्स के विकास के लिए एक आदर्श अवस्था थी। मास एक्सटिंक्शन के बाद जब डायनासोर समाप्त हो गए तो पृथ्वी पर और मैमल्स का विकास तेज गति से होने लगा। भारत का भूगोल भी अपनी एक यूनिक स्थिति में था। यह वह समय था जब भारत के अंदर नए प्रकार के प्राणी डेवलप हो रहे थे और उन्होंने इस नए इकोसिस्टम में अपनी जगह बनानी शुरू की। यह पीरियड मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चला, जिसमें भारत में स्मॉल मैमल्स का विकास सबसे पहले देखने को मिला, जैसे रोडेंट्स और स्मॉल कार्निवल्स। यह मैमल्स अपनी एडोप्टेबिलिटी और रैपिड रिप्रोडक्स की वजह से इस चेंजिंग इकोसिस्टम में सरवाइव करने में सक्षम थे। धीरे धीरे यह छोटे मैमल्स बड़े और कॉम्प्लेक्टेड और कोस्टल सीजन्स जैसे विभिन्न स्थलों का विकास हो रहा था। हिमालय के उदय से नई नदियां बनी जो भारत के विभिन्न भागों में जीवन को संरक्षण और पानी का सोर्स प्रदान करती थी। भारत के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में डाइवर्स प्रकार के प्राणी और पौधों का विकास हुआ और जंगल का यह दौर अभी भी भारत की बायोडायवर्सिटी को डिफाइन करता है। वेस्टर्न घाट जो भारत का एक और नेचुरल वंडर है, यह रीजन ट्रॉपिकल जंगलों का एक जीवित उदाहरण है जहां प्राचीन पौधों और प्राणियों का विकास अब तक देखने को मिलता है। इस दौर में भारत के डेजर्ट जैसे थार डेजर्ट भी इवॉल्व हुए, जहाँ के प्राणी अपनी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक के लिए जाने जाते हैं। जब भारत और एशिया का कोलिजन पूरा हुआ तो एशिया के कई प्राणियों ने भारत में माइग्रेट करना शुरू किया। एलिफेंट्स जो भारत में एक खास प्राणी है, उनका विकास अफ्रीका और यूरेशिया में होगा भारत के अंदर हुआ। आज हम भारत के जंगलों में जो एलिफेंट्स देखते हैं उनका इवोल्यूशन इसी माइग्रेशन के दौरान हुआ था। यह बड़े मैमल्स भारत के इकोसिस्टम में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। टाइगर्स जो भारत के एक आइकॉनिक प्राणी है, उनका विकास सेंट्रल एशिया से आया था। यह बड़े प्रेडेटर भारत के विभिन्न जंगल रीजन्स में अडेप्ट होने लगे और धीरे धीरे भारत के कोर इकोसिस्टम में एक प्रमुख प्राणी बन गए। यह प्राणी भारतीय इकोलॉजी के बैलेंस को मेंटेन करने में एक बड़ा योगदान देते हैं। साइनो स्पीशीज भी उन्हीं विकास प्रक्रिया का हिस्सा है। यह बड़े मैमल्स भारत के वेटलैंड्स और ग्रासलैंड्स में अपना घर बनाने लगे। राइनो स्पीशीज जो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाई जाती है, एक खास प्राणी है जो वेटलैंड इकोसिस्टम को सेव करता है। यह दौर भारत के क्लाइमेटिक कंडीशंस की दृष्टि से भी काफ़ी प्रभावशाली था। हिमालय के उदय के बाद मानसून का विकास हुआ जो भारत के जलवायु को पूरी
तरह से प्रभावित करने लगा। इस बदलते मौसम ने भारत के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को संरक्षण दिया और यह परफेक्ट अवस्था थी लार्ज मैमल्स के इवोल्यूशन के लिए। मानसून के दौरान भारत के जंगल इस समृद्ध होने लगे और इससे बड़े मैमल्स को फूड सोर्सेस मिलने लगे। हम देखते हैं कि एलिफेंट्स, राइनोसोर और टाइगर्स जैसे प्राणी अपने लार्ज साइज और अडेप्टिया का उदाहरण है, जो हम आज भी भारत के विभिन्न भागों में देख सकते हैं। यह प्राणी और इकोसिस्टम्स भारत की नेचुरल हिस्ट्री का एक अच्छा प्रमाण है और आज भी यह प्राणी अपने नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइव कर रहे हैं। भारत विश्व में एक ऐसा देश है जो अपने विशेष प्राकृतिक समृद्धि और बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। भारत के भूगोल और क्लाइमेटिक कंडीशन का विकास इतने अनोखे तरीके से हुआ है कि यहाँ के विभिन्न इकोसिस्टम्स दुनिया के अन्य रीजन से बिल्कुल अलग है। ये यूनिक कंडीशंस भारत को एक ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाती है। इस बात समृद्धि के पीछे कई करोड़ों सालों का नेचुरल रिवॉल्यूशन है, जो भारत को अपने प्राणियों और वनस्पतियों के लिए एक विशेष जगह बनाता है। भारत के अंदर जो बायोडायवर्सिटी है वह दुनिया में गिनी चुनी जगह में से एक है। इस देश के अंदर आपको भिन्न प्रकृति के रंग देखने को मिलते हैं। ड्रेस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फर्टाइल ग्रासलैंड, स्प्रंग डेजर्ट और इंटीग्रेट मैग्रेट या सब कॉन्टिनेंट की भूगोल और जलवायु का मेल को प्रभावित करती है। भारत की स्थिति भी स्पेशल है क्योंकि यह आर्कटिक से लेकर इक्वेटर तक के बीच का रीजन कवर करती है। इसी वजह से यहाँ कई प्रकार के प्राणियों और पौधों को विकास करने का अवसर मिला है। प्रणय लाल अपनी किताब इंडिका में इस समृद्ध प्रकृति को डिटेल में डिस्कस करते हैं। उन्होंने बताया है कि भारत में कैसे डाइवर्स क्लाइमेटिक जोन्स और जियोग्राफिक फीचर्स ने यहाँ के बायोडाइवर्सिटी को एक रेयर और वैल्यू आइडेंटिटी दी है। यह बायोडाइवर्सिटी भारत के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स की जियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल प्रतिक्रियाओं का नतीजा है। भारत में एक और स्पेशलिटी यह है कि यह देश अपने अंदर कई इकोसिस्टम को संजोग कर रखता है। यह अलग अलग इकोसिस्टम भारत की प्रकृति को समृद्ध और विचित्र बनाते हैं। अब तक हम इन इकोसिस्टम पर एक नज़र डालते हैं। रे फॉरेस्ट भारत के साउथर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वह दुनिया के सबसे डेंस और समृद्ध फॉरेस्ट में शुमार होते हैं। यहाँ का मौसम गर्म और बारिश वाला होता है, जो पौधों और प्राणियों के लिए आइडियल है। यह रेन फॉरेस्ट में आपको रेयर प्रकार के मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय भारत के सबसे समृद्ध रेन फॉरेस्ट हैं को संजो के रखते हैं। यहाँ लाइन टेल्ड मकाक, मालाबार, जंट, वेलिचिंग का मैंग्रोव फॉरेस्ट भारत के कोस्टल इकोसिस्टम का एक अनोखा उदाहरण है। यहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट जहाँ रिवर और ओशन का मेल होता है, अपने अंदर कई एंडेंजर्ड स्पीशीज को संरक्षित करते हैं, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर,
और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। यह यूनिक इकोसिस्टम है अपने नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर के लिए भी जाना जाता है, जो कोस्टल एरियाज को स्टॉर्म्स और साइक्लोन से बचाता है। भारत का थार डेजर्ट दुनिया का एक बड़ा एरिड रीजन है, जो अपने हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन के बावजूद भी कई रेयर स्पीशीज को अपना घर बनाता है। थार के इकोसिस्टम में आपको कैमल्स, इंडियन ग्लेज यानी चिंगारा और रेयर डेजर्ट फ्लोरा देखने को मिलती है, जो पानी की कमी और एक्सट्रीम टेम्परेचर को झेलने में सक्षम है। भारत के सवाना और ग्रासलैंड्स भी अपनी समृद्ध वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध हैं। ये इकोसिस्टम भारत के अंदर कई बड़े मैमल्स के घर हैं, जैसे इंडियन बाइसन यानी गोर, एशियाटिक लायन और इंडियन एलिफेंट। ये ग्रासलैंड्स मेनली सेंट्रल और नॉर्थ वेस्टर्न भारत में पाए जाते हैं। भारत को दुनिया के ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में शुमार किया गया है। वेस्टर्न घाट और हिमालय रीजन दो ऐसी जगह है जहां बायोडायवर्सिटी अपने एक्सट्रीम पर है। एक ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने का मतलब है कि यह रीजन अपने अंदर रेयर और इंडेंजर स्पीशीज को संरक्षित करते हैं, जो किसी और जगह नहीं पाए जाते। इसके बावजूद यह रीजन्स एनवायरमेंटल चेंजेज के लिए सेंसिटिव भी होते हैं। भारत के अंदर इस तरह के हॉटस्पॉट होने का मतलब है कि यहाँ के प्राणी और पौधे विशेष संरक्षण के पात्र हैं और उनका जीवन न एक्जिस्टेंशियल थ्रेट से गुजर रहा है। प्रणय लाल ने इस पॉइंट की काफ़ी डिटेल में बताया है कि कैसे यह रीजन्स और यहाँ के बायोडायवर्सिटी हमारे प्लैनेट के फ्यूचर के लिए कुशल है। यह हॉटस्पॉट न सिर्फ नेचुरल ब्यूटी को दिखाते हैं, बल्कि वह इकोलॉजिकल प्रतिक्रियाओं को संरक्षित करते हैं जो पृथ्वी के क्लाइमेट और जीवन के लिए ज़रूरी है। भारत के बायोडायवर्सिटी की खोज करते वक्त कई ऐसे प्राणी और पौधे सामने आते हैं जो दुनिया के किसी और रीजन में नहीं मिलते। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो थार डेजर्ट में पाई जाती है, एक क्रिटिकली डेंजर्ड बर्ड स्पीशीज है। इस प्राणी का वजन ज़्यादा और उड़ान की क्षमता कम होने के बावजूद यह अपने यूनिक इवोल्यूशनरी ट्रेट्स के कारण डेजर्ट में सर्वाइव करती है। लाइन टेल्ड मकाक, जो वेस्टर्न घाट्स के डेंस रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, एक और रेयर स्पीशीज है जो भारत के एंडम स्पीशीज का एक अच्छा उदाहरण है। यह प्राणी अपने थिक टेल और स्पेसिफिक हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। इन प्राणियों का विकास भारत के इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है और अगर यह बेनी सर्वेलेंस को भी नुकसान होगा। एशियाटिक लेन भी भारत के गुजरात रीजन के अंदर एक विशेष स्पीशीज है जो अपने ग्लोबल एक्सटिंक्शन के कगार पर है। भारत के अंदर केवल गिर फॉरेस्ट रीजन ही एक ऐसी जगह है जहां एसिटिक लाइन पाए जाते हैं, जो इस देश की वाइल्ड लाइफ लेगेसी का प्रतीक हैं। इन सब स्पीशीज के एवोल्यूशन भारत के मिलियंस ऑफ ईयर के जियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल प्रतिक्रियाओं का प्रमाण है। भारत के लैंडमास और जलवायु इतनी बारीकियों के साथ बदलती है कि यहाँ के प्राणियों और पौधों को नए और अलग एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना पड़ा। इस तरह की एडेप्टेंस के ने भारत के इकोसिस्टम को और ज़्यादा रेजिल और समृद्ध बनाया। यह कम्युनियस
कंटिन्यूअस इवोल्यूशन और एनवायरमेंटल शिफ्ट्स भारत को दुनिया के सबसे यूनिक और डाइवर्स रीजन्स में बनाते हैं। भारत की प्राचीन हिस्ट्री न सिर्फ प्राणियों और वनस्पतियों तक सीमित है, बल्कि यहाँ का ह्यूमन इवोल्यूशन भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है।